ये गर्भ संस्कार है क्या? आप अपने बच्चे का जो बीज बो रहे हैं पर्सनालिटी का, सुशील, ब्रिलियंट, सुंदर, एक डिजीज फ्री बच्चा चाहता है। मेडिकल साइंस से स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल साइंस की तरफ आप कैसे गई, पहले तो ये बताइए। मैं ये मानती हूँ इंसान के दो जन्म होते हैं कई बार, एक माँ के गर्भ से होता है और एक शायद यूनिवर्स आपको जन्म देता है जिसको हम अवेकनिंग कहते हैं। हर दूसरा तीसरा इंसान आज के टाइम में हमारे यहाँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इन सब से जूझ रहा। कि देखो अभिमन्यु हो गए, हम बात करते हैं प्रहलाद जी महाराज की, उनकी जो माओ का जो लाइफस्टाइल था वो कॉमन लाइफस्टाइल था। आज के टाइम में हम सब अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस लेवल अलग है भाई, प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रेस लेवल अलग है। तो आप गर्भ गीता भी बताती हैं, वो गर्भ गीता क्या है? जो अर्जुन और भगवान कृष्ण में संवाद हुआ था, वहाँ उन्होंने, अर्जुन ने फिर एक संवाद किया गर्भ गीता का। नर्क क्यों कहते हैं गर्भ को? माँ का नया जीवन होता है, उतनी ही तकलीफ उस बच्चे को भी होती है। पहला तकलीफ अंधेरा है, गंदगी है। जो आत्मा गर्भ में होती है तो वो अपने पिछले जन्म को भी सुन सकता है और जो माँ का प्रेजेंट चल रहा है वो भी सब सुन सकता है। पेरेंटहुड डजंट मीन ओनली मदर, एंड प्लीज स्टॉप जजिंग द मदर फॉर ईच एंड एवरीथिंग इफ नॉट फर्टाइल प्रेगनेंसी, चाहे ब्रेस्ट फीड हो। मुझे लगता है दोनों को मिलकर बात करनी चाहिए। अगर मेल आत्मा है और आप बात करोगे अरे बेटी ही है, अरे बेटी बनके, अरे तूने देखना मम्मा की तरह ये नहीं करना है, मेल आत्मा है वो नेग्लेक्टेड फील करेगी। आप उसके अंदर लड़कियों वाली खूबी डाल रहे हैं, होमोसेक्सुअलिटी जो बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। आजकल हर चीज की प्लानिंग होती है, शादी से पहले प्लानिंग, घर बनाने से पहले प्लानिंग, कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग होती ही होती है। वैसे ही अगर किसी को बेबी प्लान करना है तो उससे भी पहले ढेर सारी प्लानिंग लगती है। लेकिन इस प्लानिंग में अगर आप हमारे वेदों से कुछ ज्ञान ऐड कर दें, अगर आप हमारे शास्त्रों से कुछ ज्ञान ऐड कर दें, तो जो आपका आने वाला जनरेशन होगा, जो आपका बच्चा होगा, उस पर बहुत असर पड़ेगा। ये बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ट्रस्ट मी, आपको इस एपिसोड को, धर्म संवाद का ये एपिसोड जो है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देगा और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप सभी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले आज इस टॉपिक पे, जिसका नाम है गर्भ संस्कार, उस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारी गेस्ट है, उनका भी नाम नेहा है। तो डॉक्टर नेहा गौर का स्वागत करते हैं। धर्म संवाद पे आपका स्वागत है। जैसे मैंने कहा, हर चीज़ की प्लानिंग लगती है। बेबी प्लान तो करते ही हैं सब, आप जो है लोगों की हेल्प करती हैं उसमें गर्भ संस्कार के थ्रू। ये गर्भ संस्कार है क्या, सबसे पहले ये बताइए। नेहा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ हमें बुलाने के लिए और इस बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, जो एक हमारी जिसे कहते हैं एंशिएंट प्रैक्टिस है, जो बहुत सदियों से हमारे शास्त्रों में चली आ रही है, उस प्रैक्टिस के बारे में हम आज लोगों को ज्ञान देंगे या उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। आपने ये सुना होगा, हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार का जो सबसे पहला संस्कार है वो है गर्भ विद्या, और जिसको हम बोलते हैं गर्भ संस्कार। तो जो गर्भ संस्कार है वो सबसे पहला संस्कार है, जिसको हम अगर हम बात करें हमारे मॉडर्न साइंस के हिसाब से, इट इज़ अ फीटल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इट इज़ अ फीटल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और यू कैन से दैट पेरेंटिंग स्टार्टिंग इनसाइड द वूम। क्योंकि गर्भ संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिससे आप अपने बच्चे का जो बीज बो रहे हैं पर्सनालिटी का, हर कोई माँ बाप आज के टाइम में एक सुशील, ब्रिलियंट, सुंदर, एक डिजीज फ्री बच्चा चाहता है। हम सब ये चाहते हैं। जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं, कोई एज नहीं रह गई है बीमारियों की। हम कहते हैं बहुत इजीली जनरेशन खराब है, और मैं हमेशा कहती हूँ जनरेशन कभी खराब नहीं थी। इट इज़ ऑल अबाउट हमारा बीज पेरेंटिंग का कैसे जा रहा है, और वो पेरेंटिंग स्टार्ट होती है वूम से। इसे कहते हैं गर्भ संस्कार, और अगर आप उसमें बात करें मॉडर्नाइजेशन में, तो इट इज़ अ फीटल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो कितनी अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने गर्भ संस्कार को एक्सप्लेन किया। लेकिन आप डॉक्टर हैं, तो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस से स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल साइंस की तरफ आप कैसे गई, पहले तो ये बताइए। देखिए नेहा, ये एक ऐसी जर्नी है जो कहते हैं ना कि मैं ये मानती हूँ इंसान के दो जन्म होते हैं कई बार, एक माँ के गर्भ से होता है और एक शायद यूनिवर्स आपको जन्म देता है, जिसको हम अवेकनिंग कहते हैं कि मुझे अवेकनिंग हो गई या मैं किसी चीज़ में जुड़ गया। तो कुछ इसी तरीके से मेरी भी जर्नी रही। आपकी लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपकी परिस्थितियाँ, आपकी स्ट्रगल्स, आपके एक्सपीरियंसेस
आपको धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ लेकर आते हैं। और इस चीज़ को ना, मैं एक चीज़ को ये ऐसे समझती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, बहुत एक थिन लाइन होती है अपनी परिस्थितियों को या तो विक्टिम बनाकर आप उस चीज़ को लेकर ज़िंदगी भर विक्टिम कार्ड खेलें, या आप उन परिस्थितियों से खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि आप उससे कुछ सीखते हुए आगे एक अलग पाथ पे लेकर आप आगे जाए। तो मैंने उसी तरीके से, जो मेरे साथ भी कुछ एक्सपीरियंस रहे, फिर भगवान ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि उन्होंने मुझे गर्भ संस्कार एक्सपर्ट बनाया, जिसको मैं, शायद भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं गर्भ में जहाँ बीज बन रहा है वहाँ बच्चों को संस्कार देने के लिए एक गाइडेंस दे रही हूँ उन मदर्स को। तो उसी तरीके से मेरी भी एक अवेकनिंग शुरू हुई। मैं ने जब ये कोर्स करा, मैं प्रीनेटल योगा पहले से लेती थी, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। उसके बाद कुछ ना कुछ था वुमेन हेल्थ को लेकर, कि वुमेन्स को हेल्थ को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम कितनी भी फेमिनिज्म की बात करें, हम सब लोग, हम आप भी हैं नेहा जी, चाहे हम जिस भी रोल में प्ले कर रही हैं, एक स्त्री एक ऐसा रोल है जो सृष्टि की रचना करती है, तो वही है जो हम सबको बांध के रखा है, वो एक शक्ति है। हम बचपन से लेकर मरने तक हर जीवन के हम मल्टीपल रोल अपनाते हैं एक औरत, राइट। आज हर रोल में हम सबका ध्यान रखते हैं और शायद खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। हम कहते ज़रूर हैं कि नहीं नहीं हमें, बट मुझे लगता है अगर एक सृष्टि की जो रचना करने वाली शक्ति है, अगर वो शक्ति एनर्जाइज होगी, वो शक्ति ही प्योर होगी, तभी शायद सारी चीज़ें हम चला सकते। तो उसी तरीके से मैंने पहले खुद पे काम किया। मैं खुद सुबह 3-3:30 बजे उठती हूँ, मेडिटेट करती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, यूनिवर्स के साथ मैनिफेस्टेशंस, अफर्मेशंस, संकल्प में बहुत बिलीव करती हूँ। और मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि बहुत इजी होता है अपनी किसी भी परिस्थितियों या अपने किसी भी फेलियर्स या सक्सेस को हम दूसरों पे डाल के, या अपनी सिचुएशंस पे, हम अपनी सर्कमस्टांसेस पे डाल के, क्यों ना हम अपने ऊपर काम करें कि मेरे फेलियर्स भी मेरी, और सक्सेस का ऑफकोर्स सबका सहयोग है, मगर फेलियर्स भी मेरी है हमारे ऊपर। तो उसी तरीके से मैंने स्पिरिचुअलिटी पे आगे बढ़ी, मैं इस गर्भ संस्कार में और आगे बढ़ी, क्योंकि मैं इस गर्भ संस्कार को मानती हूँ कि ये खाली एक वो नहीं है, एक प्रोफेशन नहीं है। गर्भ संस्कार एक ऐसी साइंस है जो आप तभी सिखा सकते हो किसी को जब आप खुद पहले तो उसको विश्वास करते हो, आप हमारे वेदों पे विश्वास करते हो, हमारे धर्म पे विश्वास करते हो, हमारे संस्कारों पे विश्वास करते हो। जब तक आप खुद एज अ टीचर, एज अ एक्सपर्ट विश्वास नहीं करोगे और उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, और आपने उसको लाइव मतलब जिसे कहते हैं ना, रिजल्ट्स ना देखे हो, तो आप शायद उसको आगे कैसे धरोहर की तरह चलाओगे। आपने इसे लाइव देखा है, मतलब आप कह रही हैं, तो मैं आपसे, आपकी पहले हम आगे और भी डिटेल में सवाल पूछेंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कि खुद एक्सपीरियंस, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस मेरे पेशेंट्स जो होते हैं, जिनके बच्चे आते हैं, और आप बिलीव करिएगा मैं आपको n नंबर ऑफ मैसेजेस पढ़वा सकती हूँ। और अभी बहुत ही प्यारा हमारे साथ गेट टुगेदर हुआ, हमारा एक दिसंबर बैच था, सब अपने बच्चों को, 6-6 महीने के बच्चों को लेकर मेरे स्टूडियो में आए थे। एंड हर माँ के मुंह पे सिर्फ एक ही बात थी कि मैम, सबका कहना ये है कि क्या किया था प्रेगनेंसी में, इतने शांत बच्चे नहीं देखे मैम, पता ही नहीं चलता। लोगों से सुना था बहुत कि शायद माँ बनने के बाद वो 40 दिन, वो 2-3 महीने या 6 महीने, 1 साल बहुत स्ट्रगल होता है, बच्चा रोता है। कहती मेरा बच्चा तो मैम प्लान्ड बच्चा है। जैसे मैंने गर्भ संस्कार के टाइम में, अपनी गर्भावस्था के टाइम में, मैंने जैसे अपनी लाइफस्टाइल को बनाया, जिस तरीके से हमें गाइडेंस मिली आपसे कि हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसे म्यूज़िक सुनना है, ऐसे करना है, वो बच्चे में झलकता हुआ नज़र आता है। एंड मैं आपको वीडियोज़ दिखा सकती हूँ, आई कैन शेयर द वीडियोज़ विद यू। बच्चे रोते हुए बच्चे, मतलब लिटरली वी हैव अ वीडियोज़ विद अस, बच्चा रो रहा है और माँ ने गायत्री मंत्र गाना शुरू करा, सिर पे हाथ फेरता हुआ ओम बोलना शुरू करा, जो माँ ने एक्चुअली प्रेगनेंसी के टाइम में प्रैक्टिस करी थी, एंड बच्चा सूदिंग करके सो गया। दिस इज ट्रू। इवन ये तो चलो मैं पेशेंट्स की बात बता रही हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा बेटा, जब मैं 3rd ट्राइमेस्टर में थी, तो सदगुरु का एक ईशा ऑर्गेनाइजेशन का शंभू करके एक म्यूजिक है, यूट्यूब पे भी बहुत आराम से, पूरी रात मेरे को, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर थोड़ा एंजाइटी वाला होता है, आपको फोबियाज आते हैं कि अरे लेबर पेन आ रहा है, ये आ रहा है, मैं पूरी रात जो है वो शंभू वाला म्यूजिक चला के, और वो मैं सोती थी। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा बेटा जब पैदा हुआ, और मेरा बेटा कभी कोई भी कुछ भी हो जाए रात को, कितना क्रैंकी हो या कोई भी तकलीफ हो, और जहाँ मैंने शंभू चलाया वो बिल्कुल शांत,
ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से, मतलब दिस इज़ अ मैजिक एंड इट इज़ अ मैजिक लाइक द थिंग्स की जैसे कहते हैं ना, मानो तो पत्थर है या मूर्ति है या भगवान है, ये वो चीज़ है। एक और चीज, जैसे आपने, अब हमने आपसे पर्सनली तो पूछ ही लिया, लेकिन जैसे आपने बोला 16 संस्कार, तो पहले होता था गर्भधारण संस्कार, ये उस संस्कार से क्या अलग है या सिमिलर है? देखिए मैं बताती हूँ, ये सब कुछ चीज़ें इंटर रिलेटेड है। हर एक हमारे जो 16 संस्कार हमारे वेदों में लिखे हैं वो इंटरकनेक्टेड है। यू कैन नॉट स्किप टू द 4th संस्कार विदाउट गोइंग क्रॉस टू द 1st और 2nd संस्कार। पहला दूसरे संस्कार को आप स्किप करके 4th संस्कार पे कैसे आ जाएंगे? तो जो गर्भधारण संस्कार है उसको हमारी लैंग्वेज में हम बोलेंगे मेडिकल, या हमारे इस गर्भ संस्कार, दैट इज अ बीज संस्कार, वो है बीज संस्कार। फिर बात आती है गर्भ संस्कार। देखिए बीज संस्कार अपने आप में एक नाम बोल रहा है, बीज। कोई भी पौधा लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बीज, वो स्पम्स, आपको पौधा सॉइल, दैट इज अ मदर वूम, राइट, लाइट, सनलाइट एंड द वाटर, आपका एनवायरनमेंट, आपका मेंटल एंड फिजिकल स्टेटस, एंड साथ में आपका खान पीन, आचार विचार, राइट। वो इतना आज के टाइम में नेहा जी, मैं बता रही हूँ आपको, मेरे पास गर्भ संस्कार की क्वेरीज जितनी है उससे डबल क्वेरीज मेरे पास बीज संस्कार की है। हर दूसरा तीसरा इंसान आज के टाइम में हमारे यहाँ या तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इन सब से जूझ रहा है। और ये ऐसा सच है कि शायद अब हम लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि हम बात करें आईवीएफ का। इवन वी हैव सीन विद द बीज संस्कार कि आईवीएफ के सक्सेस रेट भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आपको पता लगा कि डॉक्टर ने बोला कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, क्या हमने मेडिसिन पे तो काम किया, हमने काम किया, डॉक्टर ने बोला आईवीएफ पे चले जाओ। अब आप मेरे पास आई हो, रात भर आप सो नहीं रही हो, आपका खान पीन ठीक है नहीं, ठीक है, मेंटल लेवल इतना ख़राब है, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, हस्बैंड नाइट शिफ्ट में है, वाइफ मॉर्निंग शिफ्ट में, और ये बहुत कॉमन है, ये कॉर्पोरेट कल्चर हो या कोई भी कल्चर हो, बहुत कॉमन है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरे पास क्लिनिक पे लोग आते हैं या मेरे पे आते हैं, जब मैं उनकी लाइफस्टाइल सुनती हूँ तो आई गेट सरप्राइज कि आज के टाइम में बच्चा पैदा करने के लिए भी दे हैव टू टेक अ टाइम आउट। पहले हम ये बात ओपनली डिस्कस नहीं करते थे पेशेंट से, नाउ वी हैव टू नैरेट दिस थिंग टू पेशेंट। यस, आप कितने टाइम ट्राई करोगे, हफ्ते में कितनी बार ट्राई, क्योंकि ये नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, स्ट्रेस लेवल इतना हाई है। समझ रहे हैं आप बात को? उसके बाद अगर फिर आपको फैमिली भी देखनी है, आपको सब चीजें देखनी है, दैट इज अ, ये आप जब अब तक रूट कॉज पे काम नहीं करा तो आप मुझे बताइए मेडिसिन कैसे काम करेंगे? और आजकल सभी को कुछ ना कुछ फीमेल या मेल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। शायद फीमेल्स का ओपनली हम लोग बोल देते हैं, मेल्स का आज भी हम लोग सोसाइटी में, जबकि अब एक्सेप्टेंस आ गई है। इवन अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास कपल्स ज़्यादा आने लगे हैं और हस्बैंड्स आने लगे हैं कि मैम हमें दोनों को, हम प्लान कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दिक्कत है, मतलब वो प्लान करने से पहले भी बीज संस्कार करना चाहते हैं कि मैम हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं 6 महीने से के लिए, 3 महीने से पहले हम लोग, बिकॉज उससे बीज अच्छा आएगा ना भाई, आपकी बीज अच्छा होगा, सॉइल अच्छी होगी तो आपका पौधा अच्छा लगेगा, राइट। उसमें बहुत सारी मेडिटेशंस आती है, पंचभूता मेडिटेशन आती है, जो आपके 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल, धरती, राइट। ये हमारे 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है, और इन्हीं 5 तत्वों के ऊपर अगर आप, अग्नि हमारा जो ये चक्रा है, हमारे 7 चक्रा हैं, हमारा जो नाभि के पास है मणिपुरी चक्रा, वो अग्नि का वास है हमारा। और हमारा फर्टाइल सारा इश्यूज कहाँ आता है? वूम चक्र, ये आ गया ना, सेक्रल, यही सारा। पेल्विक का ही तो कमाल है, सर्कुलेशन खराब है, सिस्ट बनी हुई हैं, हमारा जहाँ हमारे ये 5 तत्व हमारे बॉडी के, ये चक्रास डिसबैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी डिसबैलेंस होती है। एवरीथिंग हैज़ टू बी बैलेंस, हारमोनी होगा तभी तो एक अच्छी बॉडी एंड सोल हारमोनी आएगी। मतलब जब हमारे
ऋषि मुनियों ने गर्भ धारण संस्कार बनाया होगा, उस टाइम उन्होंने सोचा नहीं कि कोई उसको कलयुग में भी उस चीज को अब ज्यादा जरूरत है। और आप हैं जो वो चीजें वापस से उसको थोड़ा सा मॉडर्न करके ही सही लेकिन अच्छी तरीके क्योंकि से हमें, मैं एक बात बोलती हूँ हमेशा, जैसे हमारे गर्भ संस्कार में जब हमारे यहाँ जैसे कोई भी काउंसलिंग के लिए आता है तो कोई पूछता है तो हम, जैसे आजकल आप सब ने ही सुना होगा, बहुत कॉमन अभिमन्यु का एग्जाम्पल बहुत कॉमनली दिया जाता है, और मैं अब उस पर मेरा थोड़ा उसमें व्यू अलग हो गया है। मैं ये मानती हूँ कि देखो अभिमन्यु हो गए, या फिर हम बात करते हैं प्रहलाद जी महाराज की, उनकी जो माओ का जो लाइफस्टाइल था वो कॉमन लाइफस्टाइल था, ठीक है ना। वो आज की माओ का तो मैं भी नहीं बन सकती भाई। आज के टाइम में हम सब अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस लेवल अलग है भाई, प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रेस लेवल अलग है। वो प्रहलाद जी महाराज और अभिमन्यु वाला कल युग तो रह ही नहीं गया ना। तो विद्या वही है, विद्या वही है, साइंस वही है, बस उसको कराने का तरीका आज की लाइफस्टाइल और आज के हमारे चैलेंजेस को लेकर थोड़ा सा हम लोग उसको उसी तरीके से, किसने आज के युग के और वही है, बदलाव है जी। आप एक गर्भ योगा कराती हैं, जैसे आपने Yes. बोला कि मेडिटेशन की बात की, तो मैं गर्भ योगा पर आऊंगी। आजकल योगा हर कोई करेगा, कहते हैं योग से ही होगा तो योगा से ही होगा, तो गर्भ योगा क्या है ये मैं जानना। गर्भ योगा, अगर जैसे इट्स अगेन एक्सप्लेनिंग इटसेल्फ, योगा गर्भ के अंदर प्रेगनेंसी योगा, ठीक है। प्रेगनेंसी योगा बहुत सारे में, हमारे 3 ट्राइमेस्टर में हमने 3S थ्योरीज पे हम डिवाइड करते हैं। जैसे पहला जो 3 मंथ होते हैं उसमें क्या होता है, गर्भ धारण हो रहा होता है, बीच मतलब एम्ब्रियो जो है यूट्रस के साथ फर्टिलाइजेशन पूरा हो रहा था, एक स्टेबिलिटी आती है। कहते हैं ना पहले 3 महीने थोड़े क्रूशल होते हैं, एबॉर्शन होने के चांसेस, कहा जाता है ना कि थोड़ा पहले 3 महीने प्रिकॉशंस रखनी है हमें। तो उस टाइम पे हम माँ को स्टेबिलिटी आसन्स कराते हैं। आप ये समझिए, योगा इज नॉट ओनली फिजिकल, वो आपकी, जब आपकी बॉडी और आपकी आत्मा हार्मनी में होगी, आप समझ रहे हैं, तब आपका योगा का एक इफेक्ट आएगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज क्रिएटिंग द हार्मनी बिटवीन द बेबी सोल एंड द मदर सोल एंड मदर बॉडी, स्टेबिलिटी आसन। सेकेंड ट्राइमेस्टर योर स्ट्रेंथनिंग आसन, गर्भ बढ़ रहा है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, माँ के जॉइंट्स पे आ रहा है, हमारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो हमारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ता है, जिसको हम लैक्सिसिटी बोलते हैं। तो हमें उसको कोप अप करने में दिक्कत आती, तभी हमें बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, आप सुनते होंगे कि बैक पेन बहुत हो रहा है, दर्द हो रहे हैं, लेथार्जिकनेस लग रही है, बिकॉज ये सब हम सबको पता है कि योगा खाली 2 चीज़ों में फ़ायदा नहीं कर रहा है। योगा खाली एक फिजिकली, योगा हमें हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है, और माँ को वो स्ट्रेंथनिंग करता है उसके जॉइंट्स पे। तो बहुत डिफरेंट तरीके से हम योगा आसन्स कराते हैं। मेरे पैटर्न में योगा आसन्स के अलावा मैं, जैसे हमारे यहाँ इलास्टिक बैंड एक्सरसाइजेज होती हैं, लूप बैंड्स होते हैं, थोड़ा मदर के लिए डिफरेंट हम मदर्स डांस रखते हैं, प्रेगनेंसी डांस एक्सरसाइजेज होती हैं कि द मदर शुड बी हैप्पी एंड यू वोंट बिलीव इट। जब मेरा मदर डांस सेशन होता है ना, प्रेगनेंसी डांस सेशन, और जब मैं मदर्स को वो नाचते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है यार इन्हें क्या खुशियाँ मिली हुई हैं, क्यों बच्चों के ऊपर क्या असर होगा। आप सोचो वो बच्चे कितना अंदर ही अंदर खुश होंगे जब माँ खुश होगी। माँ खुश होगी तो एक हैप्पी बच्चा पैदा होगी। और माँ कब खुश होती है? माँ 2 चीज़ों में, माँ खुश होती है, माँ के ऊपर भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे एक पौधे के ऊपर एक्सटर्नल, माँ के जब चारों तरफ उसे खुश रखने वाले लोग, उसका माहौल खुश होगा तो माँ खुश है। तो ये हर चीज कनेक्टेड है, यहाँ रोल प्ले होता है फैमिली, हस्बैंड, एवरीवन अराउंड। गर्भ संस्कार का एक पार्ट कह सकते हैं गर्भ योगा को, या गर्भ संस्कार में क्या क्या चीजें गर्भ शामिल संस्कार, हैं? यस, जैसे मैंने भी बोला कि ये गर्भ योगा की हम बात कर रहे थे। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर इज अ गर्भ स्पेस क्रिएशन, जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है तो माँ के वूम में हम उस पर स्पेस क्रिएशन, लोअर बॉडी प्रिपेयर करते हैं, ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशंस पे लाते हैं कि बच्चा का हेड नीचे आना शुरू हो जाए, जिससे डिलीवरी नॉर्मल के लिए हम प्रिपरेशन कराते हैं। लोअर बॉडी प्रिपरेशन होती है, दैट इज जैसे उसमें उकड़ू बैठना, स्क्वैटिंग, जैसे पहले ज़माने में कहते हैं ना पोछा लगाओ, अभी क्या होता है, मैं बोलती हूँ पोछा मत लगाना। क्यों? आपने तो बोल दिया पोछा लगाओ, अब जिसने पोछा कभी लगाया ही नहीं, अब आप 9 मंथ में उसको बोलोगे पोछा लगाओ तो और कुछ गिर जाएंगे तो और कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेस क्रिएशन और लेबर प्रिपरेशन एक्सरसाइजेस। और गर्भ संस्कार का 3 आधार पे हम बात करते हैं, गर्भ योगा, गर्भ आहार और गर्भ संस्कार।
अब गर्भ योगा हमने कवर करा, स्टेबिलिटी आसन, स्ट्रेंथनिंग आसन एंड स्पेस क्रिएशन आसन एंड योर प्रिपरेशन फॉर योर लेबर। अगर हम इसको स्टेप वाइज समझे तो सबसे पहले आया गर्भ संस्कार। हाँ नहीं देखिए इसको, हाँ गर्भ संस्कार, हाँ यस आप कह सकते हैं इसको, गर्भ संस्कार, गर्भ आहार एंड गर्भ योगा, इसको इस तरीके से कहेंगे। गर्भ संस्कार में फिर बाइफर्केशन आएगा, आचार, विचार और आहार का पार्ट कह लीजिए आहार। माँ का आचार, माँ का पूरे दिन का लाइफस्टाइल, माँ सुबह से लेकर रात तक, अभी हमारी एक रील आई कि जिसमें मैंने पूरा नरेट किया है कि सुबह उठते ही क्या माँ गलत करती है और क्या माँ करती है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, उठते ही आजकल हम सबकी आदत है ना, हम उठते ही सबसे पहले फ़ोन देखते हैं, अरे कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई नहीं आया, राइट। और हम ये बोलेंगे सबसे पहले उठते ही यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, बच्चे के साथ कनेक्ट करो, बच्चे को टाइम ओरिएंटेशन दो। आत्मा है, आत्मा सब सुन रही है, आत्मा ही तो कैरी फॉरवर्ड हुई है। गर्भ संस्कार कहता है आत्मा है वो। देह की उम्र है 7 हफ्ते 3 महीने, मगर आत्मा तो ना मरती है ना मतलब नया जन्म होता है, आत्मा तो कैरी फॉरवर्ड है, एक ब्लैंक सीडी की तरह है आत्मा। आज कहीं पे किसी ने देह छोड़ी, वो आत्मा निकली, दूसरे के गर्भ में गई, नई रिकॉर्डिंग हो गई, वो संस्कार की रिकॉर्डिंग है जी, वो कर्मा लेकर आगे आएगा। तो गर्भ आहार, आचार इज अ लाइफस्टाइल, विचार माँ की पॉजिटिव थिंकिंग एंड हैप्पी थिंकिंग, दिस इज अ अटमोस्ट मेरे लिए। मैं अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरे लिए शायद योगा हो, आहार हो, सबसे पहले माँ का मेंटल इमोशनल हेल्थ। एक इमोशनली माँ क्या है, एक परफेक्ट माँ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। एक परफेक्ट माँ वो है जिसकी बॉडी एंड सोल में हार्मनी है, जो कंपोज है, जो इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग है। और आज के टाइम में जो हम बात करते हैं जनरेशन की, आज के टाइम में फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मुझे लगता है हमारे आने वाली जनरेशन सोसाइटी में इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आ गया आहार, जैसा अन्न वैसा मन, ये तो हम सबको पता है, हम सुनते हुए आ रहे हैं। हर वाइब्रेशन, सही टाइम पे सही खाना खाना, हमारी ये बाइफर्केशन है आयुर्वेद में, ठीक है। आहार में बाइफर्केशन है, क्या आहार खा रहे हैं, किस एम्बियंस में खाना खा रहे हैं, ये भी बताया गया है। काल बताया है, किस टाइम पे माँ खाना खा रही है, और फिर किस विचार से माँ खाना खा रही है। पहले जैसे गर्भ संस्कार है, फिर गर्भ योगा है, फिर गर्भ आहार है। तो एक गर्भ गीता की भी बात करती हैं। आपने कहा आचार विचार, तो कहते हैं अच्छे आचार विचार तभी आते हैं जब आप वेद शास्त्र पढ़ो, तो आप गर्भ गीता भी बताती हैं। वो गर्भ गीता क्या है? देखिए मैं बताऊं, गर्भ गीता कुछ नहीं है। गर्भ गीता अगर आप समझना चाहेंगे तो मैं बोलूँगी एक बहुत ही डीप ग्रंथ है हमारा। गीता का एक पार्ट है गर्भ गीता, जो अर्जुन और भगवान कृष्ण में संवाद हुआ था कुरुक्षेत्र, उस पे अपने वॉर फ्रंट पे, कि भाई मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मार पा रहा हूँ। तो वहाँ से स्टार्ट हुई गीता, जब भगवान ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका फ़र्ज़ बताया और एक आत्मा का रोल बताया। वहाँ उन्होंने, अर्जुन ने फिर एक संवाद किया गर्भ गीता का कि भगवान ऐसे कौन से पाप हैं और ऐसे कौन से पुण्य हैं जिससे हम ये इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए। अच्छा नेहा जी एक बात बताइए मुझे, आप एक जवाब दीजिएगा, आप एटमोस्ट लास्ट में क्या चाहते हो? क्या आप दोबारा जीवन चाहते हो? कैसा जीवन चाहते हो? दोबारा चाहते हो, या आप ये, हम सबका मकसद क्या है कि मुझे बस अब मैं इस जीने और मरण के, गर्भ और मृत्यु के भंवर से निकल के मोक्ष मिल जाए। अंत में मोक्ष चाहिए सबको, सबको चाहिए ना। गर्भ गीता उस मोक्ष का रास्ता है। ओके, गर्भ गीता उस मोक्ष का रास्ता है। तो वो किस तरीके से, वो इस गीता तरीके पढ़ाया से जाता है या वो सुनाया जाता है? सुनाती हूँ मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। Okay. वो बेसिकली देखिए उसमें ना बड़ा एक वो है, जब आप गर्भ गीता पढ़ते हैं तो अगर कोई उसे सुनेगा, पता है हमारे शास्त्र बहुत प्लान्ड लिखे गए हैं। जैसे हम बात करें गर्भ गीता से लेकर गरुण पुराण और गर्भ गीता एक पूरी जर्नी है ये, ठीक है। अगर गर्भ गीता किसी ने पढ़कर समझ ली, ये नहीं है प्रेगनेंसी में ही पढ़नी है, गर्भ गीता तो मुझे लगता है हम सबको पढ़नी चाहिए। गर्भ गीता में इतनी छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आज आपने किसी का कुछ पैसा मारा तो आपको क्या जन्म मिलेगा, ठीक है। आज आपने अगर किसी
धुरंत पंडित को, गलत पंडित को या गलत गुरु बनाया, उसका पाप आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा। किसी ने गुप्त दान दिया, मैं एक छोटा सा उसका वो बताती हूँ एग्जाम्पल। गर्भ गीता में लिखा है कि भगवान अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, किसी को एकदम से अचानक से बहुत सारा पैसा मिल जाता है और कोई इंसान बहुत टाइम लगा देता है पैसा कमाने में, मेहनत करने में, तो ऐसा क्यों। तो भगवान कृष्ण ने कहा, जिसने पुराने जन्म में, पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं गुप्त दान दिया हो, उसको अचानक से पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो आज गर्भ गीता कोई कहे तो कहे कि इससे प्रेगनेंसी से क्या रिलेशन हुआ, राइट। गर्भ गीता सुनने में ऐसा लगता है शायद सारा गर्भ के अंदर की बात होगी, नहीं। गर्भ गीता एक ऐसी मतलब डीप ग्रंथ है कि अगर आज आपने अपने बच्चे को गर्भ में वो बीज डाला है कि हमारे क्या पुण्य और क्या पाप से तुम्हें बचना है आने वाले जीवन में, जिससे तुम्हें अगला जीवन मोक्ष मिल जाए, मतलब वो एक रास्ता है, वो एक गाइडेंस है जो हमें मोक्ष का रास्ता दिखाता है। और गर्भ गीता अगर आप नेहा जी पढ़ेंगी ना, बहुत पतली सी है, संवाद है छोटा सा, तो उससे ना आप अपनी लाइफ में, हम सबको, मतलब जब से मैंने शुरू करा है, मैंने कुछ चीज़ों पे क्रिप करना बंद कर दिया है। जैसे हम ये कहते हैं ना, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो किसी से बुरा नहीं करती हूँ, ये ऐसे क्यों होता है, आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो यानी कि गर्भ गीता सबको पढ़नी चाहिए। गर्भ गीता बिल्कुल पढ़नी चाहिए। इवन मैं तो ये बोलूंगी, मैंने अभी थोड़े दिन पहले आई रेड, देखिए गरुण पुराण को लेके एक बहुत ही मिथ बने हुए हैं कि गरुण पुराण हमारे यहाँ जब पढ़ा जाता है जब कोई किसी की मृत्यु होती आ जाती है। और जबकि मैं बताऊं आपको, ये मुझे ऐसा लगता है ये हमारे खिलाफ, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश थी कहीं ना कहीं। हमारे ग्रंथ इतने स्ट्रॉन्ग और इतने नॉलेजेबल हैं कि अगर हम सब ने ये पढ़ लिए तो शायद हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगी कि हमारे अंदर का जो अहंकार है, हमारे अंदर जो 6 एनिमी है हमारे गीता में, लोभ, क्रोध, मोह, हम शायद उन सब से ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि गरुण पुराण में ये बताया गया है कि तुम्हारी जो आत्मा ने सोल छोड़ी है और वो जब तक दूसरी देह में नहीं जाती है, उसकी जो जर्नी है और क्या क्या तुमने करा है इस जीवन में, और वो जो जर्नी है स्वर्ग तक की, तुम स्वर्ग तक की, वैकुंठ तक की जो जर्नी है, वो गरुण पुराण ने बताई है। तो गर्भ गीता तो मैं सबको बोलूंगी, अगर गर्भ गीता अगर पढ़ोगे आप, बहुत पतली सी बुक है, एक दिन में खत्म हो जाएगी, बहुत पतली सी है, उससे आपको अपने जीवन के बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और शायद आप अपने जो जीवन में आगे कुछ करने से पहले 10 बार सोचोगे कि नहीं यार, ये कर्म करके मुझे ही भोगना है, ये मेरे कर्मों का वो है जो मुझे मिल रहा है, आई कैन नॉट ब्लेम एनीबडी नाउ फॉर दिस। तो गर्भ गीता सबको पढ़नी चाहिए। मैं इतनी ज़्यादा आपकी बातों में खो रही हूँ कि मुझे लग रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे पूछनी है। अच्छा, एक चीज़ और है, लोग कहते हैं ना कि गर्भ को नर्क कहते हैं, yes. कि नर्क में से बाहर निकल आया, तो ऐसा क्यों, नर्क क्यों कहते हैं गर्भ को? गर्भ नर्क इसलिए है, आज तक आपने शायद ये सुना होगा कि माँ को ही तकलीफ होती है जब बच्चा पैदा होता है, माँ का नया जीवन होता है, उतनी ही तकलीफ उस बच्चे को भी होती है। पहला तकलीफ उसकी है, नर्क है क्योंकि अंधेरा है, गंदगी है। और जब बच्चा गर्भ में होता है, जो आत्मा गर्भ में होती है, तो उसकी 200 गुना क्षमता बढ़ जाती है, कैचिंग पावर बढ़ जाती है। वो अपने पिछले जन्म को भी सुन सकता है और जो माँ का प्रेजेंट चल रहा है वो भी सब सुन सकता है। तो कहते हैं ना, जैसे अब यहीं से इंटर रिलेटेड आ गया नेहा जी, देखिए गरुण पुराण में हमें कहा गया है कि जब कोई आपका जाता है तो आपको रोना नहीं चाहिए, उसे विदा करना चाहिए कि अब आपकी जो भी जिंदगी है उसे आप अच्छे जीवन में बिताएं। क्यों? वो ही आत्मा सुन रही है गर्भ में, आप रो रहे हो कि अरे क्यों चले गए, मेरा क्या होगा, वो दुखी हो गई आत्मा। उधर माँ ने पहले 3 महीने एक्सेप्ट नहीं करी प्रेगनेंसी, होता है ना, अनएक्सपेक्टेड थी, प्लानिंग नहीं थी, अरे मेरा करियर, एवरीथिंग, फादर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं। 3 महीने तो ये सोचने में लग गए कि ये क्या हो गया, और उसी में बीज बन गया, राइट। तो बच्चे की क्षमता बढ़ी हुई है। अब बच्चा, एक तो गंदगी, एक अंधेरा, ऊपर से वो पिछला जन्म भी अगर कुछ गलत है या कुछ हो रहा है, और उधर से अगर 3 महीने माँ भी बहुत स्ट्रेसफुल है। ये 3 महीने इतने क्रूशल होते हैं और हम ये 3 महीने ही शायद मिस करते हैं। हम 3 महीने में ये सोचते हैं अरे नहीं अभी तो प्रेगनेंसी शुरू हुई है, अभी। वो 3 महीने जो आपको अपने विचार पे काम करना है माँ को, और बच्चे के साथ जो कनेक्शन फील करना है उसकी आत्मा के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेहा जी। और जितना दर्द
माँ को होता है बच्चा पैदा करने में, उतना ही एफर्ट बच्चा भी लगाता है, उतना ही दर्द उस बच्चे को भी होता है। और वहाँ से शुरू होती है सोहम से अहम की जर्नी। सोहम मीन्स बच्चा जब गर्भ में है वो ऐसे बैठा है और भगवान से कह रहा है, भगवान मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, ठीक है। और जब जैसे हम सब इस संसार में आते हैं और हम क्या करते हैं, मैं हूँ, मैंने किया, मेरा पैसा, मेरी शोहरत, तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ करा, अहम की जर्नी। और हम सबके अंदर है, किसमें नहीं है, हर किसी में, हर किसी में है। मैं एक बात, अभी थोड़े दिन पहले मैं गर्भ गीता पढ़ा रही थी, तो मैंने अपने पेशेंट, और मैं गर्भ गीता के साथ एक हमारे 7 संस्कार पढ़ाती हूँ मैं। हर आत्मा के 7 संस्कार होते हैं, ठीक है। नॉलेज, प्योरिटी, ब्लिस, आनंद, खुशी, पीस, ये हमारे 7 संस्कार है। पावर, ये हमारे 7 संस्कार पढ़ा रही थी। तो एग्जाम्पल आया प्योर, तो मैंने कहा प्योरिटी ऑफ लव की अगर मैं बात करूं तो जो माँ अपने पेट में जब बच्चे को गर्भ में रखती है, उससे बड़ा सेल्फलेस लव कुछ नहीं होता। जिस बच्चे को ना देखा, ना जिस बच्चे से उम्मीद है, उस माँ के, उस बच्चे के लिए आज माँ और बाप सब कुछ करने को तैयार है। माँ अपनी बॉडी दे रही है, माँ अपनी क्या क्या नहीं कर रही है माँ, मतलब पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अजी आप नेहा बिलीव नहीं करेंगे, आप नेहा जी, मैं जब 3rd मंथ में अपनी मतलब इन माँ देखती हूँ जो माँ बन रही हैं, उठा नहीं जा रहा, पेट आगे आ गया है, तब भी वो स्क्वाट्स कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। मतलब वो मेरे लिए देखना इतना वो होता है कि सांस नहीं आ रहा, रात भर नींद नहीं आ रही है, भाई सारी बॉडी आपकी चेंज हो गई है, राइट। वो सेल्फलेस लव है। एक माँ और बच्चे का बहुत सेल्फलेस लव है जब वो गर्भ में होता है। जिस बच्चे आज जब बच्चा पैदा हो जाता है तब सेल्फलेस लव शायद नहीं रहता, क्योंकि आज उम्मीदें हो जाती हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो आज हम सब भी बोल देते हैं कि तुम्हें हमें पालने में कितनी तकलीफ होती है, हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं दिन रात, तो तुमने क्या किया हमारे लिए। बट जब माँ गर्भ में रखती है तब तो कोई उम्मीदें नहीं है ना। तो देखा जाए, लेकिन अभी आपने एक चीज बोली कि माता पिता, जब प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर जब बच्चे की बात आती है तो सब लोग माँ के रोल के बारे में बहुत, जैसे हम भी डिस्कस कर रहे हैं कि माँ को पेन है, माँ को पेन है। औरत के बारे में सब बात करता है, आदमी के बारे में कोई नहीं बात करता, पति के बारे में कोई बात नहीं करता। तो क्या भूमिका होती है उनकी? भूमिका बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं बात करूँ, इसको भी हमने बाइफरकेट कर रखा है ट्राइमेस्टर वाइज। फादर का रोल ट्राइमेस्टर वाइज भी अलग है। देखिए, सबसे पहला तो फादर का रोल है बीज संस्कार, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बीज अच्छे होने, फर्टाइल होना, वो सबसे बड़ा एक फादर का रोल है, जो मुझे लगता है हर फादर को निभाना चाहिए। और शायद आज भी हमारे यहाँ इंडिया में कहीं ना कहीं वो हिडन है। मेरे पास जब कोई आता है कि मैम मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, पीसीओडी है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके हस्बैंड योगा के लिए क्यों नहीं आते हैं, आपके हस्बैंड हेल्दी है? नहीं नहीं मैम, उनके सब टेस्ट सही हैं। हम फीमेल से छुपाने लगती हैं, राइट। आप ही को सिर्फ योगा करके क्यों अपनी बॉडी को ठीक करना है? भाई है तो दोनों का ही पार्ट। तो मुझे लगता है फादर का सबसे पहले रोल है कि अगर आप दोनों प्लानिंग कर रहे हैं, अगर एक पेरेंटहुड की प्लानिंग हो रही है, तो मुझे लगता है जितने एफर्ट माँ के लिए हैं, चाहे आपकी बॉडी कितनी भी हेल्दी हो, बट मुझे लगता है उतने ही एफर्ट, क्योंकि बीज में, स्पर्म्स में भी तो फादर के जीन्स आ रहे हैं, फादर का भाव भी तो आ रहा है। खाली हम गर्भ संस्कार में कैसे कह सकते हैं माँ का आचार विचार? बीज संस्कार तो सबसे पहले रूट्स है ना जी। तो रूट अगर है तो रूट की अगर बात करें तो बीज के भी तो आचार विचार माँ बाप फादर के बीज से आएंगे ना। तो फादर का भी इमोशनल हेल्दी होना, फादर का भी स्ट्रेस फ्री होना, फादर का खाली फिजिकल हेल्थ नहीं, इमोशनल हेल्दी होना, मेंटली हेल्दी होना, पॉजिटिव होना, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बात आती है जब कंसीव कर जाती है मदर, पहले 3 महीने माँ को खुद नहीं समझ आ रहा होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो वो 3 महीने उस हार्मोनल इम्बैलेंस को समझना दोनों माँ बाप के लिए टफ होता है। फादर को तो शायद बहुत देर में सेंस आती है, क्योंकि फादर को डायरेक्ट बॉडी में चेंजेस नहीं दिखते। तो माँ को उस तरीके से इमोशनली सपोर्ट देना। मैं बताऊँ नेहा आपको एक चीज़, एक बहुत ही हिडन इमोशन है हर फीमेल के साथ। जब माँ बनती है ना, सबसे पहले उसको अपनी बॉडी के ऊपर बहुत एक वो आता है, और वो किसी से बोल नहीं पाती है। सबसे पहले आता है आप पतले हो, आपकी बॉडी आपको अच्छी लग रही है और आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं।
आपकी पूरी बॉडी में चेंजेस आते हैं। और अगर माँ ये बात बोलती है तो माँ को ऐसा लगता है, लोग जज करते हैं कि अरे बच्चा पैदा होगा तो होगा ही, तुम कैसी माँ हो। नहीं यार, माँ भी तो एक इंसान है ना, माँ भी की तो फीलिंग्स है ना। तो उस बॉडी को एक्सेप्ट कराना वो फादर का काम है। क्योंकि सबसे पहले शायद जो मैं आज ये बोल रही हूँ और बहुत सारी जो महिलाएं हमें सुन रही होंगी, शायद सब आज अपने मन में ये बात बोलेंगी कि हाँ मेरे मन में, मैं मानती हूँ, हर मन में आती है। अभी तो स्वरा भास्कर को ट्रोल किया जा रहा है आफ्टर प्रेगनेंसी, उनकी बॉडी में जो चेंजेस आए उसको देखकर लोग ट्रोल कर रहे हैं, इतने इनसेंसिटिव हो जाते हैं कि वो नहीं सोच रहे कि वो अभी उन्होंने डिलीवरी की है, उनका नहीं बच्चा होते। हुआ है। अरे आप ये बात करेंगी, 3 महीने बच्चे का गर्भ अगर आगे नहीं बढ़ा, चौथे 5वें महीने में मेरे पास मदर्स आती बोलती है, मैम क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं लगती, वो कोई आंटी आई थी, वो मेरी सास की कोई फ्रेंड आई थी, कोई आया था, वो मुझे बोल के चली गई, तुम्हारा तो पेट ही आगे नहीं लगा, मेरी बहू का तो पेट इतना आगे आ गया था। अरे सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबकी हाइट अलग है, सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है। अरे बच्चा हेल्दी है ना, उसके बाद जैसी डिलीवरी हो गई उसके बाद क्या आया, 3 महीने 4 महीने हुए नहीं, अरे माँ एक नई जीवन से जूझ रही है, एक बच्चा, उस समय सारा फोकस तो बच्चे पे है। माँ का फोकस क्या, 40 दिन तो बैठ के खिलाया, उसके बाद तुम पतली नहीं हुई, अरे तुम्हारा तो मोटापा बहुत बढ़ गया है, पतली हो कुछ, अरे कैसे जज कर। और एक औरत ही औरत को जज करती है, ये भी याद रखिएगा। एंड सबसे पहले एक जो माँ के मन में आता है जब प्रेगनेंसी होती है, 4th मंथ आता है, 5th मंथ आता है, जब माँ एक बॉडी के स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, तो सबसे पहले उसके मन में आता है क्या मेरा पति मुझे एक्सेप्ट करेगा। और ऐसे बहुत पति देखे गए हैं, मैं बता रही हूँ नेहा जी, जो एक्सेप्ट नहीं करते, जो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस दिखाएंगे नहीं, बट कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ हो रही होती है। कुछ ऐसा सॉल्यूशन है, जैसे देखा जाता है कि आफ्टर डिलीवरी सारे लोगों की कंप्लेंट तो ये होती है कि बाल गिरने लग गए, बाल झड़ रहे हैं या बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, कुछ ऐसा देखिए है? मैं तो ये बोलूंगी, नहीं मैं तो ये बोलूंगी कि प्रेगनेंसी में तो बॉडी हेल्थ, आपकी स्किन और आपकी बॉडी और आपकी हेयर बहुत अच्छे हो जाते हैं। मेरे तो बहुत अच्छे हो गए थे। नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि वो इसलिए होता है, मैं आपको बताती हूँ, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो बहुत हेल्दी होता है क्योंकि आप बहुत हेल्दी खाते हो। यही चीज़ मैंने जो अभी आपको बताई थी वही चीज़ रिलेटेड है। डिलीवरी होते ही क्या होता है, 40 दिन तो माँ का ध्यान रखा जाता है, उसके बाद चाहे हस्बैंड हो चाहे परिवार हो, वो माँ से ये एक्सपेक्ट करने लगता है कि अब तो तुम ठीक हो, बस 40 दिन का वो जो एक बना हुआ है जच्चा वाला केयर होनी है। उसके बाद माँ की ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है, रात भर सो नहीं पा रही है। आप एक बात बताओ नेहा जी, अगर आप और मैं पूरी रात, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, जब सोने का टाइम रात दी है वो ना मिले, कब आप फीड करा रहे हो अपनी बॉडी से, आपने एक इंसान, एक शरीर से सोचो ना, आपने अपनी बॉडी से एक इंसान को बना के निकाला है, ठीक है, आपके खाने का टाइम नहीं है, आप जब खाने बैठे तो बच्चा रोने लगा, ठीक है, तो आप मुझे बताओ ना खाने का टाइम ना सोने का टाइम, तो माँ को न्यूट्रिशन कहाँ मिला। प्रेगनेंसी के टाइम पे तो सबने बहुत ध्यान दिया और मुझे लगता है उसके बाद ज़्यादा 1 साल तक ध्यान देना चाहिए। ना हस्बैंड ध्यान देता है, ना परिवार ध्यान देता है, दिस इज़ ट्रू। बच्चे ने दूध पिया नहीं पिया वो इम्पॉर्टेंट है, माँ का अगर, अरे इतनी चीज़ें हैं जो माँ झेलती है। बच्चा पैदा होते ही इसे गोदी मत लेना, बच्चा को गोदी की आदत पड़ जाएगी। माँ से अलग करो, माँ की आदत ज़्यादा ना पड़ जाए। माँ का अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा तो लोग जज करते हैं माँ को। जिस माँ ने ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिलाया तो तुमने बताओ माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाया, अरे वो माँ के हाथ में नहीं है। कौन माँ नहीं होगी जो नेचुरली चीज़ें नहीं करना चाहेगी? कौन माँ नहीं होगी जो नेचुरल बर्थ करना नहीं चाहेगी? भगवान ने बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी को नेचुरल बर्थ के लिए ही बनाया है, ठीक है। वहाँ हस्बैंड्स के रोल आते हैं, जो आपने मुझसे अभी क्वेश्चन पूछा। सेकेंड ट्राइमेस्टर आया, आप बॉडी वेट को ध्यान देंगे। 3rd में आके एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, जब डिलीवरी का टाइम पास आता है, माँ को नहीं मालूम रोना आ रहा है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से होता है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। और एक सेंटेंस ना, आई थिंक हम सब माँओं ने सुना होगा और हर औरत ने सुना होगा जब वो प्रेग्नेंट, तुमने कौन सी नई प्रेगनेंसी है, सभी औरतों को प्रेगनेंसी होती है, मेरी बहन ने भी करी, मेरी माँ ने भी करी, सबको होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 5 उंगलियां बराबर नहीं है, राइट? नहीं है ना 5। तो आप हर आदमी को एक ही तराजू पे क्यों तोलते हैं? ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना, ब्लैक साइड है। और कहते हैं कि मूड स्विंग्स काफी होते हैं बहुत उस टाइम होते पे। हैं, हार्मोनल तो मुझे लगता है imbalance है। पति का रोल तो वहीं आ गया कि भाई वो समझना है,
और मूड स्विंग्स मैं आपको बताऊं नेहा जी, ये खाली गर्भावस्था तक नहीं है, मूड स्विंग्स होते हैं 1 साल तक, क्योंकि मैंने जो भी आपसे बोला, पूरी लाइफ साइकिल चेंज हो गई, 360 डिग्री पे चेंज हो गई। एवरीवन गिव अ सिंपैथी टू द हस्बैंड्स फॉर दैट। मैं यहाँ पे आज मैं ये भी बहुत क्लियर कर दूं, मैं कोई फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ कि भाई एक मेल और फीमेल, मैं ये वो बात करना चाह रही हूँ कि शायद हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए, जो हम लोग नहीं सोचते। हम सिर्फ 40 दिन का वो जच्चा केयर सोचते हैं, जो हमारे संस्कारों में भी बना हुआ है। हम उसके बाद का 1 साल की जर्नी माँ की नहीं समझते, है ना, उसको जब ज्यादा केयर की जरूरत है। मुझे तो लगता है आप 1 साल कह रही, मुझे तो लगता है कि आफ्टर बेबी जो है लेडी की, फीमेल की लाइफ नहीं, दोनों की है, ऐसा नहीं है, दोनों की है। और आजकल मैं आपको ये बता दूं नेहा जी, बहुत अच्छे पेरेंटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। अगर मॉडर्नाइजेशन भी है तो पेरेंटिंग भी बहुत अच्छी है। एंड आई रियली अप्रिशिएट द फादर्स नाउ। अभी क्या है, मेल और फादर एंड मदर दोनों वर्किंग है, 6 महीने की मटर्निटी मिली या आपने एक्सटेंड करी, बट नाउ डेज आई हैव सीन द ब्यूटिफुल रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, कि हस्बैंड अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वाइफ को ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो वो बिल्कुल मदर की तरह पालते हैं। दे हैव डिवाइडेड देयर रोल, रात को मैं देखूंगा, तुम सोना। मेरे पेशेंट्स हैं ऐसे कर रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट देम। वो जमाने भी चले गए कि जहां माओ की जिम्मेवारी थी, बट वही वाली बात है, समझने वाले लोग हैं। और मुझे लगता है आप जैसे डॉक्टर्स भी हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं, जिनकी बातें लोग सुनते हैं। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। मुझे लगता है पेरेंटहुड मीन्स फादर एंड मदर, पेरेंटहुड डजंट मीन ओनली मदर। एंड प्लीज स्टॉप जजिंग द मदर फॉर ईच एंड एवरीथिंग, इफ नॉट फर्टाइल, इफ प्रेगनेंसी, चाहे ब्रेस्ट फीड हो। मुझे लगता है दोनों को मिलकर बात करनी चाहिए, दोनों का म्यूचुअल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जितने भी फादर सुन रहे हैं, अगर आपकी वाइफ को या मदर को जज भी करा जा रहा है मदरहुड के ऊपर, तो मुझे लगता है एक फीमेल को जवाब देने से पहले आपके लिए फादर का रोल पोस्ट डिलीवरी है। ये आपको स्टैंड लेना चाहिए कि यस, इफ आई एम डूइंग, इट्स अ पेरेंट, दोनों का ही तो बच्चा है। अगर मैं संभाल रहा हूं तो व्हाट डज इट मैटर्स। चलिए, पतियों को और मेल को तो बहुत सारी ये बातें यहाँ बता दी गई कि उनको किस तरीके से रहना है। गर्भ आहार की बात करते हैं। गर्भ आहार के दौरान क्या डाइट होना चाहिए? गर्भ आहार का डाइट की सबसे पहले बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि पहले तो आपके भाव बनाने वाले के भाव, जैसे वाइब्रेशंस आप अपने खाने में देती हैं, वही वाइब्रेशंस आपके तन में और आपके विचारों में आता है। आप ये देखिए, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। एक कोई सब्जी आपने बनाई, वही सब्जी मम्मी के हाथ की बहुत टेस्टी लगती है। कहते हैं ना, ये मैं कितनी भी, एक छोटी सी आलू की सब्जी है, मैं कितनी भी बना लूँ, बट कुछ टेस्ट होता है ना जो माँ के हाथ का ही भाव होता है, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। वो क्या है? वो भाव है। मसाले वही, सब्जी वही, भाव है। तो वही बात आती है गर्भ आहार की। जिस आहार से बनाना, उसके बाद उसको ग्रहण करना। आप एक ग्रहण करना हुआ, आप बस खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, यही नहीं मालूम क्या खा रहे हैं, उसे ग्रहण। ये अभी हमारे साइंटिस्ट ने भी प्रूव करी है कि जिन मदर्स ने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ग्रीन वेजिटेबल्स खाई या कोई भी पौष्टिक आहार खाया है, उसको अगर आप अपने बच्चे को ओरिएंटेशन देते हुए खा रहे हो कि दिस इज़ समथिंग गुड व्हाट वी आर ईटिंग, हम ये हरी सब्जी हमें खानी चाहिए, वो बच्चे बड़े होकर बहुत अच्छे से वो सारा आहार खाते हैं। जो आजकल बहुत कॉमन कंप्लेन है हर मदर की कि हमारे बच्चे खाते नहीं हैं, जंक खाते हैं। बट अगर माँ ही जंक खा रही होगी कि रोज़ पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग, खाइए, घर का बना हुआ खाइए, कभी कभी खाइए। सही टाइम खाना, सही क्वालिटी, मैं हमेशा बोलती हूँ, राइट टाइम, राइट फूड इन राइट क्वांटिटी शुड बी देयर। दिस इज द टर्म ऑफ द बैलेंस फूड। सही आहार में आपके माइक्रोज एंड मैक्रोज न्यूट्रिशन होना, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। जैसे हम प्रोटीन लोडिंग ज़्यादा कराते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम प्रोटीन लोडिंग की ज़्यादा बात करते हैं। प्रोटीन लोडिंग एंड मोर ऑफ द फाइबर डाइट, जिससे माँ को कॉन्स्टिपेशन ना हो। प्रोटीन से क्या बिल्डिंग, प्रोटीन क्या है? इट इज़ अ मसल बिल्डिंग सब्सटेंस इन आप न्यूट्रिशन, तो बिल्डिंग डेवलप करता है वो, ठीक है। तो मदर को हम प्रोटीन लोडिंग करते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर इज मोर अबाउट द गुड फैट्स, क्योंकि
एनर्जी चाहिए, बॉडी की बोन स्ट्रेंथ बढ़ानी है, कैल्शियम, आयरन, इट शुड बी रिच, बैलेंस शुड बी देयर। और सही टाइम पे छोटे छोटे मील्स खाने चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इफेक्ट नहीं होता। गैस्ट्रिक इश्यूज, ब्लॉटिंग इश्यूज, ये बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में। उसको करने के लिए सही टाइम पे और अच्छे आचार विचार के साथ सही खाना खाना। आहार की बात हो गई, कहते हैं विचारों को ठीक करने के लिए मंत्र पढ़ने चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, तो क्या इसमें हमारे गर्भ संस्कार में कोई मंत्र या प्रार्थनाएं भी हैं? गर्भ संस्कार में हमारे ट्राइमेस्टर वाइज हमने डिवाइडेड चैंटिंग्स कर रखी हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि गर्भ धारण हो रहा है, उस समय हम बात करते हैं महामृत्युंजय जाप। हम सबको पता है महामृत्युंजय जाप एक ऐसा जाप है जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लाता है, उसकी अगर आप सुने, और जो आपको मृत्यु से जीवन की तरफ लेकर आता है। महामृत्युंजय जाप कहता है कि जब घर में कोई बीमारी हो, कोई संकट हो, तो महामृत्युंजय का जाप। तो महामृत्युंजय जाप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए करा जाता है कि जिससे जो जीवन बन रहा है उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। कहते हैं ना 3 महीने गर्भ अच्छे से धारण हो जाए। तो महामृत्युंजय जाप, और उसके साथ हम देते हैं गणेश रक्षा मंत्र। गणेश इज अ आवाहन ऑफ द न्यू लाइफ, है ना। कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले गणेश जी का आह्वान करा जाता है। तो आह्वान कर रहे हैं नई जिंदगी का, तो गणेश रक्षा मंत्र। सेकेंड ट्राइमेस्टर इज अ गायत्री मंत्र एंड राम रक्षा मंत्र, ठीक है। उसके बाद बात आती, और 6-7 मंथ में हम लोग, क्योंकि बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो हम बात करते हैं सरस्वती मंत्रा की। सरस्वती माँ का आवाहन, जो हमारे लिए नॉलेज की देवी है, ज्ञान की देवी है। फिर बात आती है थर्ड ट्राइमेस्टर, जब लेबर पास आ रहा है, एंजाइटी बढ़ गई है ना, डर लग रहा है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, बॉडी को भी और मेंटली। तो फिर आता है महामृत्युंजय, क्योंकि जीवन आ रहा है। और दूसरा हनुमान मंत्र, हनुमान चालीसा। कहते हैं ना हनुमान शक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं, हनुमान जी शक्ति देते हैं। और जिनके पास, कहते हैं ना, जो हनुमान का सुमिरन करते हैं तो डर लगता ही नहीं है, तो वो हनुमान चालीसा। तो ये इस तरीके से मंत्र। एक चीज और, पुराने जमाने में तो इतने एक्सपीरियंस्ड हमारे यहाँ होती थी महिलाएं कि वो देखकर समझ जाती थी कि जो फीमेल है लड़का होने वाला है, लड़की होने वाला। क्या आपके भी गर्भ संस्कार में ऐसा कुछ है जैसे कि आइडिया लग पाए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गेसिंग गेम बहुत होता है यहाँ तो, कि हस्बैंड बोलता है नहीं लड़का होगा, नहीं। अच्छा, इसमें आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी। गर्भ संस्कार में हम कहते हैं आत्मा है, ना लड़का है ना लड़की है। और अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में पिछले साल एक आर्टिकल आया था इसके ऊपर, जिसमें यह आया था कि व्हेन यू टॉक टू द बेबी विद अ जेंडर बायस इनसाइड द वूम, अगर मेल आत्मा है और आप बात करोगे अरे बेटी है, अरे बेटी बनके, अरे तूने देखना मम्मा की तरह ये नहीं करना है, मेल आत्मा है वो नेग्लेक्टेड फील करेगी, ठीक है ना, नेग्लेक्टेड फील करेगी। आप उसके अंदर लड़कियों वाली खूबी डाल रहे हैं, होमोसेक्सुअलिटी जो बढ़ती जा रही है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल होता है कि हमें तो बेटी चाहिए जी, बेटी ये चाहिए। तो एक हमारे यहाँ शायद वो बन गया है कि, तो इसलिए कहा जाता है गर्भ संस्कार में ना लड़का है ना लड़की है, बच्चा है, आत्मा है। बात करनी है मेरे प्यारे बच्चे। हम गर्भ संवाद कराते हैं, उसमें हम संवाद टॉकिंग कराते हैं माँ की बच्चे के साथ कनेक्शन। तो उसमें मेरा जो ओपनिंग लाइन होती है वो ओपनिंग लाइन ही यही होती है, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन सकते हो, मैं तुम्हारी माँ। नाइस। तो यानी कि जब नेक्स्ट टाइम ऐसे होता है ना कि लोग बोलते हैं अरे हमें तो बेटी चाहिए, अरे अभी बेटी होगी, तो ये सब डिस्कस नहीं करना है, आपको एज अ सोल उसको कंसीडर ऐसे सोल उसको कंसीडर करना। और सोल सब रिसीव कर रही है, सोल सब सुन रही है, तो आचार विचार आहार पे बहुत ध्यान देना है। आचार विचार हर सारे। अब वाइब्रेशंस की बहुत बात करती हैं, मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके की चीजें वाइब्रेशंस जो है वो बच्चे तक पहुंचती हैं। यस, मैंने जैसे बताया कि बच्चे आत्मा है और बच्चा एक हमारी कैचिंग पावर बढ़ जाती है, तो हर किसी की वाइब्रेशन है। हर ऑरा है, ऑरोमीटर होता है, जो होलिस्टिक प्रैक्टिस करते हैं उनके पास ऑरा मीटर होता है, हर जगह का ऑरा है, आपका और मेरा भी ऑरा है। इसको ऐसे जज करेंगे, कभी आप किसी से मिलते हो नए लगे से, आप उसको देखकर डिप्रेस हो जाते हो, आपको लगता है डल हो गया, आज पता नहीं बड़ा डल लग रहा है यार, बड़ा डिप्रेसिव बंदा था, ठीक है ना। और किसी को मिल लगता है वाह यार एनर्जी आ गई, मोटिवेशन आ गया, ठीक है। वो क्या है? वो ऑरा है, वो सिर्फ ऑरा है। हम किसी जगह जाते हैं, हमें वहाँ, अच्छा मंदिर क्यों जाती हैं? पॉजिटिविटी मिलती है हमें वहाँ, पावर। घर में भी तो मंदिर है, मंदिर में वो
शायद वो वहाँ पे वैसा ऑरा है, वाइब्रेशन है। आपका आंसर है। तो ये इस तरीके की चीज़ें पहुंचती है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, आपने ये सारी बातें की, लेकिन जितना मैं आपको जानती हूँ आपकी खुद की एक जर्नी रही है जो कि बहुत ही रोलर कोस्टर रही है। उसके बारे में अगर आप ज़रूर बताइए ऑडियंस को, क्योंकि शायद उससे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिले। क्योंकि आजकल क्या है ना, लोगों को क्रिप करने की आदत है, छोटी छोटी चीज़ों में लोग क्रिप करते हैं। सॉरी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, लेकिन व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये जर्नी जो रही, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि आपकी परिस्थितियां डिपेंड करती हैं कि आप या तो अपनी परिस्थितियों को अपना विक्टिम बना के ज़िंदगी भर उसको लेकर रोते रहें, या फिर उस परिस्थितियों को ही अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे चलते जाए। मेरे साथ भी कुछ इसी तरीके से रहा। शादी हुई, उसके बाद कंसीव किया, ट्विंस बेबी थे, 9 मंथ में दे डाइड इन द वूम, राइट। तो पहला बच्चा एक 5वें महीने में गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। तब डॉक्टर ने बोला कि अपने आप श्रिंक हो जाएगा, दूसरे वाला बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा, हार्ट बीट ठीक है। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी अपने एक पॉडकास्ट में बोला था ये बात कि बड़ी दुविधा थी एज अ माँ उस रात कि उस जो बच्चा नहीं रहा 5वें-6ठे महीने में, उसका दुख मनाऊं या रात को आके हॉस्पिटल से आके खाना खाना था, क्योंकि जो दूसरा बच्चा है उसको जीवित रखना है, राइट। और 9 महीने में वो भी नहीं रहा, वो जर्नी आगे गई, मगर खुद से हार नहीं मानी। फिर मैं गई, मैं उठी, मैंने फिर ये आगे ये गर्भ संस्कार में आगे बढ़ी। शायद नेहा जी, जो आपने मुझसे पूछा ना कि आपकी जर्नी क्या रही थी स्पिरिचुअलिटी वाली, शायद जब आप खुद अपनी परिस्थितियों से बहुत टच हो जाते हो। और नेहा, मैंने ना बहुत चीज़ें देखी, लोगों को बदलते हुए देखा है। मैंने लोगों को ऐसे बदलते हुए देखा है कि जो बहुत क्लोज रिश्तेदार भी थे, ठीक है, उन्होंने जज किया कि जैसे माँ बच्चे को मार देती है क्या। लोगों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी कि शायद ये लकी नहीं है। आप सोचो, लोगों का माइंडसेट है ये। मगर आप या तो उन चीज़ों को लेकर रोते रहें, या आप अपनी शक्ति को, अपने ऑरा को इतना बढ़ा दें कि वही लोग आज आपको देखकर तालियां बजा रहे हैं। उसके बाद आगे ज़िंदगी बढ़ी। ये कसम खा ली थी कि जब भी कंसीव करूँगी तो पहले बच्चे की प्रेगनेंसी का, देखो वो बहुत 1-2 बच्चे खोना बहुत डिसहार्टन होता है। कहाँ तो 2 बच्चे सरप्राइज थे और कहाँ दोनों बच्चे नहीं रहे। उसके बाद वो भी 9 मंथ में, और नॉर्मल डिलीवरी हुई। फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, और उस बच्चे को आज भी मैंने अपनी स्ट्रेंथ माना है। आज भी आँख झपकाती हूँ तो बिल्कुल कार्बन कॉपी मेरे पास, मेरे सामने होती है, और आज भी स्माइल आती है। जब डॉक्टर ने मुझसे कहा था देखना है, मैं कहा बिल्कुल देखना है जी, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी हमेशा स्पेशल होती है आपकी, एंड दैट इज़ अ स्ट्रेंथ। उसके बाद मेरा बेटा हुआ 1 साल बाद। ये सोच लिया था कि पहली प्रेगनेंसी का इमोशनल रोलर कोस्टर दूसरी में नहीं लाना, क्योंकि मुझे पता है उसकी पर्सनालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। एंड बस नई जर्नी, नई प्रेगनेंसी फिर शुरू हुई। मेरा बेटा बहुत संस्कारिक, मतलब मैं बोलूँगी कि शायद वो मेरी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरी लाइफ की, और मेरी स्ट्रेंथ है वो। उसके बाद फिर लाइफ आगे चली, फिर चीज़ें चली। फिर कुछ टाइम बाद पता लगा कि माय हस्बैंड इज़ डायग्नोज विद सम लिवर डिजीज़, तो उनका रोल थोड़ा सा हमारा फिर वो आया। देन कोरोना आया, चीज़ें ठीक हुई। आई लॉस्ट 30 kgs, आई फ्रॉम 74 to 47। वो मेरी एक बहुत ही प्यारी जर्नी थी, मतलब वो एक, नेहा जी, इतनी प्यारी जर्नी थी। मैं हर औरत को ये बोलूँगी कि वो जर्नी मुझे नहीं मालूम थी कि मेरी डेस्टिनी में मैं क्यों लिखी थी, और वो जो हुई उससे सिर्फ मेरा खाली फिजिकल कॉन्फिडेंस नहीं आया, जो मेरी पर्सनालिटी का कॉन्फिडेंस आया। और लोग मुझसे पूछते थे कि किसके लिए किया अच्छा हस्बैंड, मतलब होता है ना कि आप, मैं कहा नहीं, खुद के लिए किया, खुद से प्यार होने लगा था। और मैं हर औरत को बोलूँगी, खुद को फिट बनाइए, खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाइए, खुद से प्यार करिए, किसी के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है। जीवन हमें भी एक मिला है, और जब हम खुद से प्यार करेंगे तब हम औरों को प्यार देंगे। उसके बाद भगवान ने मुझे चुना लिवर डोनेट करने के लिए। शायद मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो रही थी कि मेरा वेट लॉस हुआ, एंड आई वाज सो फिट। मेरे पास लिवर डोनेट करने के लिए मैं पहली डोनर थी, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, एंड आई डोनेटेड माई लिवर टू माई हस्बैंड। एंड आज आप लोग के सामने हैं, हम दोनों फिट हैं, बहुत फिट है, हम दोनों फिटनेस में हैं, हम दोनों मैराथन रन करते हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे योगा में आ गए हैं, एंड ही
is also living a very healthy and happy life. तो मुझे लगता है ये सब blessings है. भगवान मुझे ये परिस्थितियां नहीं थी, रोलर कोस्टर नहीं था, शायद मेरा इन्वॉल्वमेंट था. भगवान मुझसे बहुत प्यार करता है कि मैं आज नेहा जी के साथ बैठी इसीलिए. और कहते हैं ना कि भगवान उन्हीं को इतनी सारी चीजें टेस्ट करता है जो पता है कोई स्ट्रांग है वो झेलेगा. पता वो नहीं, करेगा. वो तो पता नहीं, बट यस आई ऑलवेज से थैंक यू टू गॉड. वॉट एवर हैपेंड, आज मैं यहाँ नहीं होती अगर वो नहीं होता. होना नहीं चाहिए था, बट कहते हैं ना परिस्थितियों को मैंने विक्टिम नहीं बना रही. मैंने आपसे इसलिए भी ये चीज़ें पूछी, थोड़ा ये सेंसिटिव हो गया, लेकिन इसलिए पूछी क्योंकि मैंने जैसा कहा ना, आजकल लोगों को आदत है क्रिब करने की. मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी जॉब चली गई, मेरे पास एक घर है दूसरा घर नहीं आ रहा, मेरे तो घर में ये चिक चिक है, ये हर चीज़ में क्रिब कर रहे हैं. हम सभी करते हैं. तो लोगों को ये चीज़ें सुननी चाहिए कि इंसान को अपनी सिचुएशन से फाइट करना चाहिए. शायद उसकी डेस्टिनी में गिव अप नहीं करना चाहिए. उसकी एंड destiny में आपको बहुत शायद अच्छी गर्भ गीता पढ़ने से ना ये भी क्लियर हो गया मुझे कि अच्छे और बुरे कर्म आपकी दोनों कैसे बैलेंस करते हैं, आपको आपके जीवन में दिखते हैं सच में. तो गर्भ गीता सब सारे लोग पढ़िएगा. और आज जैसे मैंने कहा था कि ये एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है. और ट्रस्ट मी, इनका बेटा मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और अभी कैमरे के पीछे बैठा हुआ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सुपर क्यूट है. और टचवुड आपकी फैमिली ऐसे ही हेल्दी रहे. आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. मुझे जैसे भी आपने बहुत अच्छा लगता गर्भ है. संस्कार के बारे में बताया, गर्भ आहार के बारे में बताया, गर्भ योगा, गर्भ गीता, बहुत सारी जानकारियां दी. इवन जो हमारे एक लोग थोड़ा सा सेंसिटिव नहीं रहते हैं अपने पार्टनर को लेकर, जब उन प्रेगनेंसी के टाइम आपने उसमें भी अच्छी एडवाइस की, उन लोगों को सजेशन दिया. ये सारी बातें आज मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपको आज के बाद तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे और कमेंट सेक्शन में आपके लिए सवाल भी आएंगे. तो जाने से पहले सो मच रिचुअल कंप्लीट करते हैं, वन नेहा टू अनदर नेहा, कि आपको दोबारा आना होगा जब हमारी ऑडियंस सवाल पूछेगी आपसे, क्योंकि ये बहुत ही, मैंने बोला ना कि ये ऐसा टॉपिक है कि कोई आपको जानकारी ही बताए तो ज़्यादा अच्छा है. हम ऐसे बैठे बैठे कहीं से गूगल करके नहीं बता सकते. नहीं नेहा जी, मैं आपको बोलूँगी जिस तरह से आपके सवाल थे, ये भी मैं बोलूँगी जिस तरह से आपने पूछे और जिस तरह से आपके सवाल फॉर्म करे गए वो बहुत अच्छे थे. वो बिल्कुल ऐसे थे कि जो आई थिंक एक कॉमन पीपल कैन रिलेट दैट. वो बहुत इंपॉर्टेंट था. आपने एक नॉलेज होना, उस नॉलेज को किस तरीके से आपने परो के मुझसे पूछा, वो आपकी बहुत अच्छी खूबी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा इस इंटरेक्शन के तो साथ. ये हमारा रिचुअल भी कंप्लीट हो गया. अब जितने भी लोग, अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं या अभी आप कोई देख रही हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, आपके कोई सवाल हैं या आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ रही है, आप भी चाहते हैं गर्भ संस्कार के थ्रू अपनी आगे की लाइफ बढ़ाना, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल छोड़िए. हम नेहा जी को फिर से बुलाएंगे अपने स्टूडियो में, उनसे सवाल पूछेंगे क्योंकि हमारा रिचुअल कंप्लीट हो गया है. तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में. तब तक खुश रहें, ख्याल रखें. नमस्कार.